तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो कि चित्रा प्रकाशन का है, इसका हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आप सब के सब जानते हैं कि जो हम लोग सामान्य ज्यामिति पढ़ते हैं, सामान्य जियोमेट्री पढ़ते हैं, जिसको हम रेखा गणित के नाम से जानते हैं, जिसमें रेखा का अध्ययन, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सब का अध्ययन जो करते हैं ना, उसको हम सामान्य ज्यामिति के नाम से जानते हैं या फिर यूक्लिडियन ज्यामिति कहते हैं, क्योंकि यूक्लिड ने उस पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया था और इसके बारे में उन्होंने अपने एलिमेंट्स नाम के पुस्तक में लिखा था। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं सामान्य ज्यामिति, उसके जनक कौन है? यूक्लिड हैं और इसे यूक्लिडियन ज्यामिति कहते हैं। पर ये एक निर्देशांक ज्यामिति है और निर्देशांक ज्यामिति एकदम से यूक्लिडियन यानी कि सामान्य ज्यामिति से एकदम से अलग है। अगर निर्देशांक ज्यामिति के जनक की बात की जाए तो रेने देकार्ते हैं और इन्होंने एक किताब लिखा था ला जियोमेट्री, ला और जियोमेट्री, उसी में इसके बारे में अध्ययन किया गया था सबसे पहले। और निर्देशांक ज्यामिति का निर्देशांक ज्यामिति तो नाम ही है, इसको कार्तीय ज्यामिति या वैश्लेषिक ज्यामिति भी कहते हैं, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति बोला जाए तब भी, कार्तीय ज्यामिति बोला जाए तब भी और वैश्लेषिक ज्यामिति बोला जाए तब भी, तीनों का मतलब एक ही होता है। निर्देशांक ज्यामिति के नाम से ही अर्थ मतलब हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कैसी ज्यामिति है। देखिए, निर्देशांक को अगर हम तोड़ें तो क्या निकल कर आएगा? निर्देश प्लस अंक, यानी निर्देशांक जो बना है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है निर्देश और दूसरा है अंक। यानी अच्छा, निर्देश माने क्या होता है? निर्देश माने होता है इशारा करना। जब हम अंकों की मदद से किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं तो इसी को हम लोग निर्देशांक कहते हैं। यानी अंकों की मदद से हम किसी चीज की तरफ इशारा करें और ये जिस गणित के जिस शाखा की मदद से करते हैं उसी को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। निर्देशांक का मतलब होता है निर्देशित करने वाला अंक, यानी कि निर्देशित करेंगे, अंकों के माध्यम से किसी को निर्देशित करेंगे। किसको निर्देशित करेंगे? तो हम लोग निर्देशित करेंगे बिंदु को, यानी जो बिंदु होता है। अब बिंदु का परिभाषा आप सब जानते हो, जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, वो बिंदु होता है। तो बिंदु का बहुत सामान्य सा परिभाषा है और बिंदु के तरफ इशारा करना है। जैसे कहीं पर कोई पॉइंट है, कहीं पर कोई बिंदु है, उसके तरफ इशारा करना है और अंकों की मदद से इशारा करना है। तो ये हमें सिखाता है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है? बहुत सिंपल सा इसका परिभाषा है। हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत बिंदुओं की तरफ, रेखाओं की तरफ हम लोग इशारा करेंगे और वो भी अंकों की मदद से। यही होगा निर्देशांक ज्यामिति में। और बिंदु कहीं पर लिखा है तो कैसा होता है बिंदु? तो आप लोग इतना जानिए कि अगर कहीं पर दो बिंदु ऐसे दो अक्षर लिखे हैं और कॉमा लगाकर कोष्ठक के अंदर लिखे हैं तो समझ जाइए कि ये निर्देशांक ज्यामिति है। तो यही हमारा बिंदु होता है। और बिंदु में जो आगे यक्स होता है, जो आगे की संख्या होती है, इसको हम लोग भुज कहते हैं और जो पीछे वाली संख्या होती है इसको कोटि कहते हैं। और किसी भी चीज को निर्देशित करना हो तो हम जानते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसके सापेक्ष हम किसी को निर्देशित करते हैं। तो किसी भी चीज को निर्देशित करना है तो इसमें निर्देशांक अक्षों को खींचा जाता है। यानी निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग निर्देशांक अक्ष खींचते हैं। इस वाले अक्ष को हम लोग यक्स अक्ष के नाम से जानते हैं और जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम लोग वाई अक्ष के रूप में जानते हैं। और इस बीच वाले बिंदु को, इसको कहते हैं मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। और मूल बिंदु के जो दाहिने तरफ है, मूल बिंदु के जो दाहिने तरफ ये वाली रेखा है, इसको यक्स अक्ष कहते हैं और इधर वाले को माइनस यक्स अक्ष कहते हैं, यानी यक्स डैश अक्ष कहते हैं। ऊपर वाई अक्ष और नीचे क्या होता है? वाई डैश अक्ष। यानी कि देखिए, ये पूरा यक्स अक्ष है पर बीच से इधर वाले को प्लस यक्स अक्ष कहते हैं और प्लस यक्स को केवल यक्स लिख लेते हैं। इधर वाले को, यानी पॉइंट की इधर जो बाएं तरफ है, ये माइनस यक्स अक्ष है और माइनस यक्स नहीं लिखते, उसको यक्स डैश लिखते हैं। ऊपर वाई अक्ष है पर वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष वैसे ये पूरा है पर इसी बिंदु से ऊपर जो मूल बिंदु है इससे ऊपर प्लस वाई अक्ष कहते हैं, पर प्लस लगाया नहीं जाता, केवल वाई लिख देते हैं और नीचे वाई डैश यानी कि माइनस वाई है। तो इस तरह से हो गया।
अब जैसे मान लीजिए किसी भी बिंदु को निर्देशित करना है तो इस बिंदु के सापेक्ष कहीं पर निर्देशित कर देंगे, यानी इस बिंदु के किस साइड में है ऐसे निर्देशित कर देंगे। अब आप लोग खुद सोचिए कि देखिए ये वाला खंड जो है, देखिए 4 खंड है, जहां पर भी ऐसे खींच दिया जाए, कहीं पर भी ऐसे अक्ष खींच दिया गया तो समझ जाइए इस पृष्ठ को हम लोग कार्तीय तल के नाम से जानेंगे। इसको क्या कहेंगे? कार्तीय तल, या फिर निर्देशांक तल कहेंगे, या फिर वैश्लेषिक तल कहेंगे। 3 नाम होते हैं, तो कार्तीय तल सबसे ज्यादा यूज होता है, तो यही हम लोग जानते हैं। तो देखिए कहीं पर भी अगर x अक्ष और y अक्ष इस तरह से खींच दिया गया तो जिस पृष्ठ पर खींचा गया है उस पृष्ठ को कार्तीय तल कहेंगे। और कार्तीय तल 4 खंडों में बटा होता है, देखिए 1 2 3 4 खंडों में बटा है। इसको पहले खंड को कहते हैं प्रथम निर्देशांक, यानी प्रथम चतुर्थांश। देखिए 4 खंड में बढ़ गया ना, तो 4 खंड माने 4 हिस्से हो गए, और चौथा हिस्सा को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश माने चौथा हिस्सा। तो इस पहले खंड का नाम है प्रथम चतुर्थांश, इसका नाम है दूसरा चतुर्थांश, यानी इस इतने खंड का नाम है द्वितीय चतुर्थांश। इस तीसरे वाले को कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चौथा चतुर्थांश। तो 4 चतुर्थांश है, ये इतना प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश है। प्रत्येक चतुर्थांश का एक चिन्ह होता है। जैसे आपसे पूछा जाए प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह बताइए, तो प्रथम चतुर्थांश बताइए किस किस अक्ष से बना है। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश जो बना है ये x के प्लस वाली भुजा से और y के भी प्लस वाली भुजा से बना है। तो देखिए x के प्लस वाले से फिर y के भी प्लस वाले से बना है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होगा प्लस कामा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तो बताइए ये यक्ष के किस, पहला हमेशा आगे यक्ष देखना है, पीछे वाई देखना है। तो बताइए ये किससे बना है? तो यक्ष के किस वाले से बना है? तो यक्ष के माइनस भुजा से बना है, तो माइनस पहले यक्ष का देखना है फिर वाई का। अब बताइए वाई के किस भुजा से बना है? तो वाई के प्लस वाले से, यानी इस द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या है? माइनस कामा प्लस। ऐसे ही तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तो माइनस कामा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश जो है ये यक्ष के माइनस वाले से बना है, वाई के भी माइनस वाले से बना है। तो पहले यक्ष देखेंगे फिर वाई देखेंगे, इस तरह से। इसी तरह से चौथा चतुर्थांश अगर आपसे पूछा जाए तो चौथा चतुर्थांश यक्ष के प्लस वाले से और वाई के माइनस वाले से बना है। तो इस तरह से प्लस कामा माइनस ये चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह हो गया। तो प्रत्येक चतुर्थांश का चिन्ह पता चल गया। अब आप लोग इसके बेस पर बता सकते हैं किसी भी बिंदु को। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए 4,3 ये एक बिंदु है, अब बताइए ये बिंदु किस चतुर्थांश में है? तो देखिए आगे वाला जो अंक है इसका चिन्ह क्या है? प्लस है भाई, 4 प्लस में दिया है, 3 का चिन्ह प्लस में, तो दोनों प्लस है ना, तो समझ जाइए दोनों प्लस है तो किस में होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। अभी आपसे कोई पूछ ले कि बताइए -5,4 बताइए ये किस चतुर्थांश में है? तो आप देखिए पहले का चिन्ह क्या है? माइनस, यानी यक्ष क्या, आगे वाला यक्ष पीछे वाला वाई। बताइए यक्ष माइनस है और वाई प्लस है, यानी आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस, तो आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी ये वाला बिंदु कहाँ है? द्वितीय चतुर्थांश में है। इस तरह से आप देखेंगे। देखिए आगे माइनस पीछे प्लस। अभी आपसे कोई पूछ ले -2, -3 किस में होगा? तो देखिए आगे वाला भी माइनस पीछे वाला भी माइनस, अब दोनों माइनस कहाँ होते हैं? तो ये तृतीय चतुर्थांश में होते हैं, तो तृतीय चतुर्थांश में। इस तरह से आप कुछ भी बता सकते हैं। और इन सब संख्याओं में आगे वाली जो संख्या इसको भुज कहते हैं, पीछे वाले को कोटि, यानी यक्ष के मान को भुज और वाई के मान को कोटि कहते हैं। ये मैं ऊपर ही आप सबको बता चुका हूं। अगर आपसे पूछा जाए मूल बिंदु का चिन्ह क्या होगा, तो मूल बिंदु को हम लोग 0,0 से दर्शाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यक्ष भी 0 हो जाता है और वाई भी 0 हो जाता है। जो मूल बिंदु है इस पर यक्ष भी 0 है और वाई भी 0 है, दोनों 0 है। तो 0,0 किसका निर्देशांक है? तो वाई अक्ष का निर्देशांक है। तो इसके बारे में विस्तार से तो आपको अगले अभ्यास में जरूरत पड़ेगी, पर इतना मैंने समझा दिया है ताकि आपको इस 3.1 प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न में आसानी से समझा पाऊं। तो चलिए समझाते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए अब प्रश्नावली 3.1 जो है इसका पहला क्वेश्चन है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपका जो अध्ययन करने वाला मेज है, जिस कुर्सी पर बैठकर आप सामने मेज रखते हैं, उस मेज पर एक लैंप रखा है और उस लैंप की स्थिति को अगर आपको किसी को बताना है, किसी अन्य व्यक्ति को बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो आप कैसे बताएंगे? देखिए सबसे पहले आप लोग मेज को नाप लेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका मेज है, मैं मेज बना लेता हूं। यहां पर देखिए मान लेते हैं ये हमारा मेज हो गया, ये हमारा इस तरह से मेज है। इस तरह से हमारा मेज है। मेज को
कार्तीय तल में बदल दीजिए। देखिए जो आपका मेज है उस मेज को हम कार्तीय तल मान लेंगे। देखिए, और कार्तीय तल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पर x अक्ष और y अक्ष खींच दीजिए। तो ये जो आपका मेज है ये किस में बदल गया, ये बदल गया आपका कार्तीय तल में बदल गया। और कार्तीय तल में बदलने के बाद आप इसको मूल बिंदु मान लीजिए, और मूल बिंदु मानकर फिर देखिए ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष, और ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। यानी ये x है प्लस में, इधर क्या होगा x माइनस में, इधर y प्लस में, इधर y माइनस में, इस तरह से है। अब सोचिए, मान लीजिए आपका लैंप यहां पर रखा है, मान लेते हैं आपका लैंप यहां पर रखा है, तो सोचिए आप इसकी स्थिति कैसे बताएंगे। तो सबसे पहला चीज तो आप बता सकते हैं कि भाई ये प्रथम चतुर्थांश में है, चतुर्थांश आपने बता दिया। और अगर चतुर्थांश ना भी बताएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बताएंगे, देखिए बताइए, इस जो यक्स अक्ष है, इस यक्स अक्ष पर छोटे छोटे नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ऐसे आप मेज पर एक समान लंबाई पर नंबर मान लीजिए, जिस तरह से संख्या रेखा पर नंबर मानते हैं। तो समान लंबाई पर मान लीजिए आपने 10-10 सेंटीमीटर पर मान लिया, यानी 10 सेंटीमीटर पर 1 माना या 10 मान लिए। यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया 50 सेंटीमीटर, इस तरह से यहाँ 60 हो गया। ऐसे इसको भी नाप लीजिए, मान लीजिए यहाँ हो गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ हो गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ हो गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर, इस तरह से है, यहाँ पर 40 हो गया, इस तरह से है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कहाँ है, तो आप बता दीजिए। सबसे पहले यक्स अक्ष को देखिए, ये बिंदु जो लैंप है हमारा, ये लैंप यक्स अक्ष के किस नंबर की सिधाई पर है, तो यक्स अक्ष के 30 नंबर की सिधाई पर, तो लिखिए 30 कामा। अब बताइए ये आपका लैंप वाई अक्ष के किस बिंदु की सिधाई पर है, तो वाई अक्ष के 20 नंबर की सिधाई पर, तो 20। तो अगर आपको अपने अध्ययन मेज पर रखे लैंप की स्थिति बतानी है तो आप कह दीजिए उससे कि भाई हमारे मेज को मैंने सेंटीमीटर में नाप रखा है और हमारा जो लैंप है वो 30,20 पर रखा हुआ है। तो वो खुद से समझ जाएगा कि भाई आगे वाला नंबर भी दोस्त प्लस में बता रहा है और पीछे वाला नंबर भी प्लस में बता रहा है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश आप बताएं या ना बताएं, 30,20 बताए तो वो वैसे ही समझ जाएगा। अगर वो निर्देशांक ज्यामिति जानता है तो वो समझ जाएगा कि 30,20 यानी प्लस प्लस में दोनों बता रहा है, तो प्लस प्लस दोनों कब होता है, प्रथम चतुर्थांश में, तो समझ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में है। अब कब आपने पहले क्या कहा 30 सेंटीमीटर, तो वो समझ जाएगा कि प्रथम चतुर्थांश में यक्स अक्ष पर 30 की सिधाई पर और वाई अक्ष पर 20 की सिधाई पर है। अब ऐसा कौन सा बिंदु है जो यक्स के 30 की सिधाई पर हो, वाई के 20 की सिधाई पर हो, तो 30 की सिधाई पर जाइए और 20 की सिधाई पर जाइए, आपको एग्जैक्ट लैंप पता चल जाएगा कि कहाँ है। तो इस तरह से हम बताएंगे। तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे कि हम अपने दोस्त को बताएंगे कि हमारे अध्ययन मेज पर मैंने सेंटीमीटर में उसकी लंबाई को नाप रखा है और हमारा अध्ययन मेज पर अगर मूल बिंदु को बीच में माने, मध्य में माने, तो 30,20 पर हमारा लैंप रखा हुआ है। इस तरह से लिखकर आप बता देंगे। नहीं तो आप लोग आंसर देखेंगे या किसी भी तरह से इसी बात को आप बनाकर लिख दीजिए, वो आपका आंसर सही रहेगा। और इसी तरह से चित्र बना देना, बस। तो इतना ही करना है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम पढ़ें तो लिखा है सड़क योजना। सड़क योजना माने हमें सड़क बनाना है। और क्या लिखा है, लिखा है एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक नगर है उसमें 2 मुख्य सड़कें हैं, तो 2 मुख्य सड़कें जो है ना, आपका निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से देखा जाए तो मूल बिंदु वही है, यानी कि यक्स अक्ष और वाई अक्ष, इन्हीं दोनों को आप मुख्य सड़कें मानिए। और दोनों नगर के मध्य में काटती हैं, यानी जो मूल बिंदु है उसी को आप मान लीजिए कि नगर का मध्य बिंदु है। तो क्या लिखा है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, तो नगर में जो 2 मुख्य सड़कें हैं वो यक्स अक्ष वाई अक्ष हो गए, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, और जो मूल बिंदु है उसको मान लीजिए नगर का केंद्र है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो मान लीजिए यह मतलब उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम होते ही हैं, सीधा सीधा ऐसे। नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर लेकर एक नोटबुक में नगर का मॉडल बनाइए, सड़कों की एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो इस तरह से कुछ लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न अगर हम लोग सॉल्व करें, दूसरा प्रश्न अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक नगर है और उस नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। तो आप 2 मुख्य सड़क बनाइए। तो देखिए एक मुख्य सड़क हमारा ये हो गया, लीजिए एक मुख्य सड़क मैंने बना लिया, इस तरह से एक मुख्य सड़क मैंने बना लिया।
और ये जो मुख्य सड़क है ये उत्तर दक्षिण दिशा में है। मान लीजिए उत्तर दक्षिण दिशा, और उत्तर जानते हैं आप लोग कभी भी मानचित्र बनाते हैं तो उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ मानते हैं और नीचे की तरफ आप लोग दक्षिण मानते हैं, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण हो गया। अब कह रहा है पूरब पश्चिम बनाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है, तो 5वीं लाइन पर हम लोगों को खींच देना है। तो यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं दूसरी वाली लाइन जो कि पूरब पश्चिम में है, और ये भी दूसरी मुख्य सड़क है। तो हमने दूसरी मुख्य सड़क भी बना लिया और पूरब पश्चिम में। और आप सब जानते हैं मानचित्र में पूरब हमेशा दाहिने हाथ की तरफ होता है और पश्चिम हमेशा बाएं हाथ की तरफ होता है। तो मानचित्र आप लोग अगर हल्का सा बनाना जानते हैं तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को निर्धारित करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये नगर का केंद्र है, माने नगर का बीचों बीच है। अब कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 5 सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर बनाइए। 5 सड़कें बनानी है आपको, तो 5 सड़क आपको खींचना है ना, तो आप 3 ऊपर खींचिए और 2 नीचे खींचिए। हमेशा 3 ऊपर खींचिए और 2 नीचे खींचिए। अब मुझे कैसे पता चल गया कि मुझे 3 ऊपर खींचना है और 2 नीचे खींचना है, तो उसको अगर आप समझना है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, 1 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर बुक पर बनाना है और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आप आगे पढ़ेंगे, लिखा है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे बनेंगे। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया गया है कि यह दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है तो 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जानी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लस वाले साइड में हमें 3 रेखाएं लेनी है। तो देखिए ऊपर प्लस वाला साइड है तो ऊपर हम 3 रेखा ले लेते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए एक सड़क मैंने इस तरह से बनाया, 5 सड़कें हैं। अब पूरब पश्चिम में 5 सड़कें हमें बनानी है, मतलब एक तो मुख्य सड़क है ही, 5 और बनानी है। तो एक हो गया, फिर यहां खींच देते हैं हम लोग, 2 हो गया और एक और खींच देंगे हम लोग, 3 हो गया। तो इस तरह से 3 सड़क मैंने बना लिया और 2 सड़क नीचे बना दीजिए, 4 सड़क हो गया। और इस तरह से आखिरी सड़क यानी कि 5वां सड़क हमने खींच दिया। तो पूरब पश्चिम में हमने 5 सड़क बना दिया। अब 5 ही सड़क आप लोग इस साइड में यानी उत्तर दक्षिण में बनाइए। तो एक सड़क, फिर दूसरा सड़क, फिर तीसरा सड़क, फिर चौथा सड़क, फिर 5वां सड़क। तो इस तरह से मैंने 5 सड़क इधर भी बना दी। और मान लेते, देखिए मेरा तो गड़बड़ बन गया है जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में कि इसके बीच की दूरी कम है, इसके बीच की दूरी ज़्यादा है। आपको क्या करना है, सब सड़कों के बीच की दूरी समान रखनी है। देखिए मेरा ऊपर वाला तो ठीक खींच गया, इधर वाला गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो आप लोग कर लीजिएगा। और प्रत्येक सड़क कितनी दूरी पर है, तो 200 मीटर की दूरी पर है। ये दोनों 200 मीटर की दूरी पर हैं। अब आप लोग खुद सोच कर देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है। अब इस क्रॉस स्ट्रीट को 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 कहेंगे। बताइए 4,3 कहाँ है इसमें। तो कह रहा है कि 4,3 आप बताइए इसमें कहाँ है। तो 4,3 कहाँ है, तो देखिए 4,3 इसमें ढूंढना है। तो बताइए 4 क्या है, ये यक्स का मान है। जो आगे वाला होता है यक्स होता है, पीछे वाला जो होता है वो वाई होता है। तो बताइए इसमें यक्स पर 4 कहाँ है, तो देखिए यक्स अक्ष यही तो है। अब यक्स अक्ष पर 4 कहाँ होगा, देखिए इस बिंदु के इधर माइनस में होगा नंबर, इधर क्या होगा प्लस में होगा। तो 1 2 3 और 4 कहाँ होगा, सॉरी अगर हम यहां से गिनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग शुरू से गिनते हैं। देखिए पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता। 4 चौथा रास्ता ये है, तो 4 ये हुआ। और तीसरा रास्ता कौन सा हुआ, 1 2 3। अब ऐसा कौन सा रास्ता है जो इसे भी काटता है और ये भी काटता है, तो ये दोनों आपस में कहाँ काट रहे हैं, तो ये दोनों सड़क अगर आपस में कहाँ काट रहे हैं तो ये देखेंगे तो आपका यहीं पर मिल जाएगा। और यही हमारा 4,3 ये वाला रास्ता मिल गया। अब इसी तरह से आपसे पूछ रहा है 3,4 कहाँ है, बताइए 3,4 कहाँ है। तो 3,4 आप कैसे ढूंढेंगे, तो आप सोचिए यक्स पर 3 नंबर तक आना है। यक्स पर कितने नंबर तक आना है, 3 नंबर तक। तो यक्स पर 3 नंबर तक कहाँ है, तो 1 2 3 रास्ता यही हुआ, 3 रास्ता यही हुआ। तो तीसरा रास्ता यानी ये वाला रास्ता आप लेंगे। और कह रहा है
4, तो y पर चौथा रास्ता आना है। तो 1 2 3 चौथा रास्ता ये है। अब कौन सा ऐसा बिंदु है जहां पर ये वाली और ये वाली दोनों रेखाएं काट रही हैं? तो ऐसा पॉइंट यहीं पर है, यानी यही हमारा 3,4 ये वाला रास्ता हो गया। तो आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा में लेंदी में लिखा है, इस वजह से समझने में आपको दिक्कत होगा, पर आप अगर इसको आराम से बहुत बैठकर आराम से समझ कर पढ़ेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। तो पहला वाला भी मैंने कर दिया, दूसरा भी। कितनी क्रॉस स्ट्रेच 4,3 पर मिलेगी? तो केवल एक, और वो कहाँ होगा तो मैंने दर्शा दिया। कितनी क्रॉस स्ट्रेच 3,4 पर मिलेगी? तो वो भी मैंने आपको दर्शा दिया, और किस तरह से सोचेंगे तो वो भी मैंने बता दिया। मॉडल कैसे बनाना है आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आप खुद ही जान जाएंगे कि मॉडल कैसे बनना है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। और अभ्यास 3.1 में केवल यही दोनों क्वेश्चन था, बहुत खास नहीं था, तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग इससे आगे अगले वीडियो में अगला अभ्यास समझेंगे।